सभी दोस्तों को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। दिसाई राइज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो प्रतियोगी परीक्षाएं आगे में परीक्षाओं में बैठने वाले हैं उनको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम बधाइयाँ उनके लिए। तैयार रहें, युद्ध छिड़ चुका है, सामने बड़ी बड़ी भर्तियां आ रही है, चुनौतियां आ रही है। तैयार रहें दोस्तों। हम ये भी देख रहे हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल साइंस का वेटेज थोड़ा बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो उसी में से एक ऐसा टॉपिक जिसमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे अपन, हर प्रतियोगी परीक्षा में वहां से क्वेश्चन 100% पूछने की संभावना है ही है, और अधिकांश क्वेश्चन वहां से पूछे भी जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक भी है दोस्तों जिसके बारे में फिलहाल चर्चाएं बहुत ज़्यादा है। मैं कहना ये चाहूँ कि ईवीएस का पार्ट ले लो, चाहे चाहे अपने साइंस का पोर्शन ले लें, चाहे जीके का पोर्शन ले लें, चाहे करंट जीके का ले लें, मतलब यहाँ से कुछ न कुछ हर तरफ से जुड़ जुड़ा के कोई ना कोई क्वेश्चन बनने की अधिकतम संभावनाएं रहती ही है। राइट। तो बड़ी बेसब्री से आपको इंतजार होगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो ये इंतजार मैं आपका खत्म करता हूँ। सबसे पहले आज इस टॉपिक के ऊपर मैं एक चैलेंजिंग बात भी ये करना चाहूंगा कि मैं आपको 2 सेकंड का समय दूंगा। उस 2 सेकंड के समय में एक बार वो सब्सक्राइब वाला बटन है उसकी तरफ अपना अंगूठा लेकर जाएं। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने जान पहचान वाले हैं, अनजान है, सभी मेरे चहेते जो भी है उनको। और हाँ, एक और बात कि ये अपना जो टॉपिक रहने वाला है, आज का जो सेशन रहने वाला है, ये इतना गजब और शानदार तरीके का रहने वाला है। इस सेशन में अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, प्री हो, मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, रेट की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी भी प्रकार के मिलिट्री की कोई भी तैयारी जो कर रहे हैं, क्लर्क की, बैंक की, कहीं से कैसे भी तैयारी कर रहे हैं, इतने इजी वे में हम इस टॉपिक को करने वाले हैं, इतने शानदार तरीके से अपन इस टॉपिक को करने वाले हैं कि आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर होगा, और किसी भी परीक्षा में बैठे आप, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। बशर्ते साथ बने रहिएगा, और जहां जहां मैं आपको कुछ मोटिवेट करूं, उत्साहित करूं, बोलने के लिए कहूं, मेरे वीडियो के साथ वहां आपकी आवाज भी आनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ समय आगे बढ़ते हुए और अपन टॉपिक का नाम चालू करते हैं, और वो टॉपिक है इकोलॉजी, इकोसिस्टम। दोनों टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं आपके सामने, और तैयार हो जाएं। टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी। ओके, इकोलॉजी बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक। देखो भाई दोस्तों, हालांकि अगर मैं केवल परीक्षा संबंधित ही बात नहीं करूं तो पुरानी भी चर्चा भी अपन करते हैं, तो इस टॉपिक के बारे में कोई विस्तार से ज्यादा पहले बातें होती भी नहीं थी, ना ही इसके बारे में कोई विस्तृत बातें पूछी जाती थी, और ना ही हम कहें तो हमारे वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का, या फिर किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो अपने देश के हो, बाहर से हो, किसी का भी इस और इतना अग्रिम ज्ञान नहीं था। लेकिन 1972 के अंदर एक सम्मेलन होता है जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन कहा गया। 5 जून 1972 को होने वाले इस स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस टॉपिक पे चर्चा की, पर्यावरण के बारे में चर्चा की, और तब से ये विषय इतना शानदार और गंभीर बन गया कि बार बार इसके लिए छोटे बड़े सम्मेलन होते आ रहे हैं, और बहुत ही तरीके से इसके ऊपर ध्यान भी दिया जा रहा है। और फिलहाल फिर आप जैसे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका संबंध कराया जा रहा है। तो हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की। सिंपल तरीके से अगर मैं आप लोगों को ये सुझाव दूं कि इस दुनिया में जितने भी कोई जीव है, वो जीव किससे संबंध रखते हैं, तो हम कहेंगे कि किसी भी जीव का जो संबंध है वो वहां की जलवायु से होगा, वहां उपस्थित मिट्टी से होगा, वहां उपस्थित या वहां पाए जाने वाले जल स्तर या जल से, जिसके साथ में सभी प्रकार की वनस्पति वगैरह जुड़ी रहती है, और मैं कहूं तो वनस्पति कुछ इसी प्रकार की, थोड़ा करेक्शन, वनस्पति इसी प्रकार की चीजों के साथ में, या सभी चीजों के साथ में, या आपस में मिलकर
हमारे एक जीवन का साथ चला रहे हैं और जीवन आगे बढ़ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, यह कहा जाए तो कोई विडंबना नहीं होगी कि जीव तथा उसके आसपास के आवास के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, वो ही हमारी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाएगी। पारिस्थितिकी को पढ़ने के लिए हम दो तरीके से यहाँ अध्ययन करेंगे और वो दो तरीके अध्ययन वाले ये होंगे। मैं आपको बतला दूं, इकोलॉजी की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ दो तरीके से, एक तो हम बात करेंगे परंपरागत, दो तरीके से अध्ययन करने वाले हैं और दोनों ही तरीके से बेहतरीन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा होगा गैर परंपरागत, ट्रेडिशनल हो गया एक तो। ट्रेडिशनल में हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जहां हम बात करते हैं पर्यावरण की, पारिस्थितिकी तंत्र की, जिसको पारितंत्र भी बोलते हैं, हम पारितंत्र की बात करते हैं, होने वाले जितने प्रदूषण हैं उनकी बात करते हैं, इत्यादि के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। गैर परंपरागत या अनट्रेडिशनल जो होता है उसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णन। आपको पता भी होगा यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव जिसको कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहते हैं, यहाँ से भी बड़े बड़े क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। इसके साथ में तापमान, बिखरती हुई प्रदूषण की संभावनाएं जो हैं उनके ऊपर, आदि के ऊपर अपन गैर परंपरागत तरीके से अध्ययन करते हैं। मैं लेके चलता हूं आपको इकोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले इसकी शब्दावली किसने दी, शब्द किसने दिए, यहाँ शब्दावली भी हम गैर परंपरागत में ही पढ़ेंगे, कौन कौन सी शब्दावलियां या वर्ड्स जो हैं हमारे पास में काम में आते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। एक साइंटिस्ट नाम ईपी ओडम, सुना ही होगा कालिया। ईपी ओडम की बात अपन करते हैं तो ईपी ओडम ने इकोलॉजी के संदर्भ में बहुत सारी बातें बताई और ईपी ओडम ने कहा कि इकोलॉजी को समझने के लिए हमें वहां के आवास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और उस आवास की निर्भरता उन जीवों पर किस प्रकार रहती है उसके बारे में भी अध्ययन करना होगा। तो यहाँ इकोलॉजी को समझने के लिए हमें दो प्रकार के कारकों को समझना होगा। एक होता है जैव कारक। ईपी ओडम ने हमें यह बताया कि अगर आपको इकोलॉजी करनी है, इट मींस स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड लिविंग थिंग्स करना है, तो हमें टू टाइप्स के फैक्टर्स पे स्टडी करनी होगी। और वो टू टाइप्स के फैक्टर्स, एक जैव कारक जिसको बायोटिक फैक्टर बोलेंगे और एक अजैव कारक, इनको अलाइव फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, कारक बोलेंगे। सबसे प्रथम दृष्टया मैं आपको उन जैव कारकों से अवगत करवा दूं जहां हम चर्चा करने वाले हैं। और वो जैव कारक हमारे होते हैं उत्पादक यानी पेड़ पौधे, फिर उपभोक्ता जो इन पेड़ पौधों को आप भोजन करेंगे, इनको खाएंगे, और फिर अपघटक जो इनको खत्म करके तोड़ करके वापस मिट्टी में मिला देंगे, की चर्चा हम यहाँ करते हैं। प्यारे मित्रों, अगर अजैव कारकों की हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास में आ जाते हैं सिंपल सिंपल तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पहाड़, नदियां, ऊंचाई, प्रकाश, बहुत सारे ऐसे, ये सब के सब होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और हमें इसके बारे में चर्चाएं कैसे करनी है, अगले विस्तृत रूप से मैं आपको उत्पादक के बारे में बतलाऊंगा, उपभोक्ता के बारे में बतलाऊंगा, अपघटक के बारे में बतलाऊंगा और अजैविक कारकों के बारे में बतलाऊंगा। यहाँ आपका बनने वाला एक जो क्वेश्चन है 100% बनता है, वो क्वेश्चन मैं अभी आपके क्लियर कर देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहते हैं ले लें दोस्तों। अब देखो बात करते हैं और क्वेश्चन यहाँ आपको थोड़ी सी देर के लिए एक शानदार बात जो आ रही है और यहां बने रहना है कि जैव अजैव कारकों के मध्य अंतः संबंध,
बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बिटवीन क्या रिलेशन है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ 4 प्रकार के संबंध पाए जाएंगे दोस्तों, और क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं उस पर भी आपको लेके चलूंगा। 4 तरह के कौन कौन से ऐसे संबंध है। एक संबंध होगा हमारा जैव का अजैव के साथ, दूसरा संबंध होगा हमारा अजैव का जैव के साथ, तीसरा हमारा संबंध होगा अजैव का अजैव के साथ, और चौथा हमारा संबंध होगा जैव का जैव के साथ। दोस्तों एक बात तो अपने ध्यान में ये आ रही है कि सर अजैव का जैव, जैव का अजैव, अच्छा ये सेम हो गया क्या दोस्त? ओके, जैव का अजैव के साथ। तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के रिलेशंस बन रहे हैं। जैव का अजैव के साथ संबंध, अजैव का जैव के साथ संबंध, जैव का अजैव, अजैव का जैव। और ये देखो दोस्तों ये सही था बिल्कुल, अपन ने थोड़ा करेक्शन गलत किया, अजैव का अजैव और जैव का जैव बिल्कुल करेक्ट था। अच्छा ये वाला इरेजर रहा, बिल्कुल इरेजर भी मुझे मिल गया है, अपन इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों, और ये वापस से अपन बात करते हैं। तो यहाँ अपने पास आ जाता है, बिल्कुल सही था अजैव और यहाँ जैव। देखो दोबारा बता देता हूँ, जैव का अजैव के साथ, अजैव का जैव के साथ, अजैव का अजैव के साथ, और जैव का जैव के साथ। ये 4 तरह के संबंध होते हैं। क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा, प्रश्न यहाँ ये उठेगा कि निम्न में से कोई एक एग्जाम्पल आएगा और वहां क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस प्रकार का संबंध है। ए ऑप्शन होगा ये, बी होगा ये, सी होगा ये, और डी होगा ये। हम फर्स्ट के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों, आ जाओ मेरे पास में, मेरे साथ बनो, पहले के ऊपर चर्चा करेंगे। और फर्स्ट है हमारा जैव का अजैव के साथ में संबंध। प्रथम बात यही आ जाती है कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, यह है मानो भैया, और आप मान लो मेरी क्लास में बैठे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, कक्षा के अंदर बैठे हो, आपको मैं इशारा करता हूं कि शांत रहिए, बात आपने नहीं मानी, सब के सब अपनी बात रखने के लिए, अपना मत रखने के लिए, अपना क्वेश्चन मेरे से पूछने के लिए एक साथ चिल्ला उठते हो। जब अनैच्छिक प्रकार का ध्वनि हमारे कानों में बहुत अधिक मात्रा में गूंजता है तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, राइट। तो साउंड पोल्यूशन जो होगा वो एक अजैव कारक है, प्रदूषण जो होगा वो एक अजैव कारक है। किसने किया भैया? तो हम कहेंगे मानव ने। तो मानव एक कैसा कारक है? जैव कारक है। तो हम क्या सीधे रूप से ये कह सकते हैं कि जैव का ये अजैव के साथ में संबंध हो रहा है, राइट बात है। अगला ऐसा ही उदाहरण देता हूं, मनुष्य द्वारा आज बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जा रहा है, और ये जो CO2 है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का या वैश्विक उष्णन का एक बहुत अधिक मात्रा में कारण बन रही है। तो यहां कहा जाए तो कौन व्यक्ति है जो ये फैला रहे हैं? तो हम कहेंगे जैविक कारक। और जो वैश्विक उष्णन है वो कैसा कारक है? एक अजैविक कारक, वैश्विक यानी अजैविक कारक। तो हम सीधी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये भी अजैव, वो जैव का अजैव के साथ में एक सीधा सीधा संबंध है, राइट। मित्रों ऐसे बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूं, आपको पूछा जाए कि मरुस्थलीकरण जो है वो किसका किसके साथ में संबंध होगा, तो हम कह सकते हैं कि मरुस्थलीकरण जैव का अजैव के साथ संबंध होगा, क्योंकि मरुस्थलीकरण वनों को कटाई के पश्चात जो भूमि बनेगी वो मरुस्थलीकरण कहलाएगी। जो बंजर भूमि दूर दूर तक मरुस्थल होगा, तो वन की कटाई या वन जो थे वो एक जैविक कारक है, और जो बाद में बन रहा है वो एक अजैविक कारक है, तो वो जैव का अजैव के साथ में संबंध होगा। तो आपको प्रथम एक जो अपना रिलेशन है वो रिलेशन आपको समझ में आया होगा जैव का अजैव के साथ में।
पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाए मरुस्थलीकरण निम्न में से किसका संबंध है, ऑप्शन होगा जैव का जैव के, अजैव का जैव के साथ, अजैव का अजैव या जैव का जैव के साथ। तो आपका आंसर होगा जैव का अजैव के साथ। ग्लोबल वार्मिंग निम्न में से किसके साथ संबंध है, तो अभी आपका ऑप्शन होगा जैव का अजैव के साथ। ठीक है दोस्तों, करें बात आगे। राइट, अगला आता है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपके पास में अजैव का जैव के साथ में संबंध। ये बहुत ही प्यारा रिलेशन है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी बजाय पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हैं, उनका सांस नहीं फूलेगा, तो मेरा यह कहना कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगा। दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है। जितने खिलाड़ी होते हैं वह खिलाड़ी अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनकी चढ़ने में सांसें नहीं फूलती है, या पहाड़ों में बहुत अधिक ऊंचाई में रहने पर भी वो आसानी से सांस ले सकते हैं, तो भी इस बात में कोई प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। इनके एग्जाम्पल्स की बात अगर की जाए या समझने की बात की जाए तो दोस्तों आप ये देखोगे कि ज्यादा ऊंचाई पर रहने से ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, और हमारे शरीर को ऊंचाई पर चढ़ने के लिए या ऊंचाई पर काम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। उस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमारे शरीर में धीरे धीरे फेफड़ों का विकास ज्यादा होता है, ताकि हम ज्यादा ऑक्सीजन को छान सकें और शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन दे सकें। अतः पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कद काठी देखी जाए तो हमारी अपेक्षा कम, लेकिन उनके चेस्ट या फेफड़ों का विकास देखा जाए तो हमारी अपेक्षा बहुत ही अधिक होगा। प्यारे मित्रों, ये कारण ऊंचाई के कारण हुआ। तो किसने किसको प्रभावित किया, तो हम कहेंगे सर ऊंचाई ने फेफड़ों को प्रभावित किया, अर्थात एक अजैविक कारक ने एक जैविक कारक को प्रभावित किया है। तो अगर ये कहें कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के फेफड़े में अधिक विकास होता है या फेफड़े विकसित ज्यादा होते हैं, यह निम्न में से किस प्रकार का संबंध होगा, कैसे कारक का संबंध होगा, तो हम कहेंगे अजैव का जैव के साथ में संबंध होगा। दूसरा, अगर मैं कहूं कि कहीं ऐसा जहां बहुत अधिक मार्बल कटाई, पत्थरों की कटाई या फिर और भी कई प्रकार की दिक्कतें आती है, तो उन दिक्कतों के कारण या उन प्रभावों के कारण लोग वहां अधिक बीमार होते हैं, तो हम किसका किसके साथ संबंध कहेंगे, तो हम कहेंगे जो प्रदूषित चीजें हैं वो अजैव कारक है, और जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो एक जैविक कारक होगा। क्या ये बात भी आपके अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बार हिरोशिमा और नागासाकी में युद्ध के दौरान परमाणु विस्फोट हुए थे। आज भी वहां बहुत सारे लोग विकलांग या विकृत पैदा होते हैं। क्या कारण है, किसका किसके साथ संबंध हुआ, तो हम कहेंगे वो एक अजैविक कारक था, और उसके कारण जैविक कारकों की पीढ़ियां आज प्रभावित हो रही है। ये एक एग्जाम्पल भी अजैव का जैव के साथ सीधा सीधा कनेक्ट होता है या जुड़ता है। तीसरे नंबर के टॉपिक पे लेके चलता हूं मैं आपको, अजैव का अजैव के साथ एबायोटिक फैक्टर का रिलेशन एबायोटिक फैक्टर के साथ में कैसा होगा। प्यारे दोस्तों, एक बात अभी अभी मैंने बतलाई, ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या दोस्तों मुझे बताएंगे ऊंचाई कैसा कारक है, तो आपके मन में सदैव और सहज भाव से आएगा अजैविक कारक। मैं कहूंगा ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन कैसा कारक है, आप कहोगे सर दैट्स आल्सो एबायोटिक फैक्टर। अब मैं कहूं कि ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो ये किसका किसके साथ संबंध होगा, तो आप आसान भाषा में यही कहेंगे सर ये एबायोटिक फैक्टर का एबायोटिक फैक्टर के बिटवीन रिलेशन होगा।
ऐसे ही एग्जाम्पल होगा कि ऊंचाई पर जाने से तापमान में कमी होती है, कैसा कारक है? कहोगे अजैव का अजैव के साथ में संबंध। मैं कहूं ध्रुवीय प्रदेशों पर टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ लगातार पिघल रही है, यह कैसा संबंध है? आप कहोगे अजैव का अजैव के साथ संबंध। बर्फ अजैविक कारक, तापमान अजैविक कारक, तो अजैव का अजैव के साथ में संबंध है। क्या ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आई मेरे दोस्तों? यस, राइट। अंतिम बचता है जैव का अजैव के साथ संबंध। एक नए पेज पे मैं शुरुआत करता हूं, तो हम कहेंगे जैव का जैव के साथ संबंध। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल सर्वाधिक प्रकार से समझने वाला होगा, या सबसे अधिक हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हम जैव हैं और हम ही किसी को प्रभावित करें तो ये कैसा मामला हुआ। प्यारे मित्रों, आप कुल्हाड़ी उठा करके किसी जंगल में जाएं और उस जंगल के पेड़ों को काटना शुरू कर दें और वहां के पेड़ों को नष्ट कर रहे हों, तो एक मानव कैसा कारक है? तो जैव कारक। और वो जाकर के वनों को काट रहा है, वनोन्मूलन कर रहा है, वनोन्मूलन। तो वनों का कटना भी कैसा कारक? तो जैविक कारक। तो किसने किसे प्रभावित किया? तो एक जैव ने दूसरे जैव को प्रभावित किया। हाँ, ये महिलाएं जो चुगली करती है वो भी जैव को जैव के साथ ही प्रभावित करने का कारक होगा। इसी के साथ एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल जो कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको लेके चलूं रसिया। सुना होगा ना? रसिया में एक पक्षी पाया जाता था और उसका नाम था डोडो पक्षी। बहुत ही प्यारा सा भोला सा पक्षी, आपकी तरह इतना भोला था। आंखें बंद करके पेड़ पे बैठ जाता, जब उसे कोई शिकारी दिखता वो सोचता कि मैंने आंख बंद कर ली, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो मैं भी किसी के बाप को ही दिखाई नहीं दूंगा। इतना बोला पक्षी। अब इस पक्षी की कहानी क्या है? इस पक्षी की कहानी यह है कि यहाँ ये प्यारे प्यारे गूलर के वृक्ष, कौन से वृक्ष पाए जाते थे दोस्तों? गूलर के वृक्ष। इस गूलर के वृक्षों पे ये पक्षी मस्त तरीके से रहता था। कौन? डोडो। एक्चुअल में इसको ज्यादा पसंद इसलिए भी था क्योंकि गूलर के वृक्ष के फल इतने टेस्टी नहीं होते थे, तो बाकी पक्षी इस पेड़ के ऊपर आके बैठते ही नहीं, क्योंकि उनको अच्छे नहीं लगते इसके फल। और ये बोला पक्षी, ये इसके बीजों को खाता था, इसके फलों को खाता था, इसके पत्तों के साथ में रहता था, इसके डालियों पे खेलता था। इधर सऊदीया से कुछ शेख घूमने के लिए मॉरिशस जाते और इधर जाकर के वो शिकार खेलते और शिकार के दौरान वो डोडो पक्षी को मारते रहते हैं। तो यहां मैं कहूं कि शेख द्वारा मारा गया जो पक्षी था या शिकार गया पक्षी था, वो कौन? जैविक कारक। और जो शेख थे वो भी जैविक कारक। तो जैव का जैव के साथ संबंध। लेकिन इससे आगे की कहानी भी सुनिए। हुआ यूं कि धीरे धीरे ये डोडो पक्षी थे वो इस दुनिया से हो गए विलुप्त। आज डोडो पक्षी नहीं देखने को मिलता। राइट। वैज्ञानिकों को आश्चर्य तब हुआ जब कई दिनों बाद में उन्होंने देखा कि डोडो पक्षी दुनिया से विलुप्त हो गए, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ गूलर के वृक्ष कम होते जा रहे हैं। ये कैसी बात? गूलर के वृक्ष कैसे कम हुए? चलो, डोडो पक्षी का तो शेखों ने शिकार कर लिया इसलिए कम हो गए, इनके कम होने का क्या कारण रहा होगा? पड़ताल करने पर पता चला कि जिस बीज को ये डोडो पक्षी खाता था उस बीज के ऊपर सेल्यूलोज का एक आवरण पाया जाता है। और दोस्तों, सेल्यूलोज आसानी से गलने वाला आवरण नहीं होता है। बिल्कुल, ये जो कोशिका भित्ति हमारी पाई जाती है वो सेल्यूलोज की पादपों की, वो वाला ही सेल्यूलोज है ये। तो ये वाला सेल्यूलोज आसानी से पचने वाला या पाचक पदार्थ नहीं था। ये गूलर के जो वृक्ष के बीज थे वो कई दिनों तक मिट्टी में पड़े रहे, इधर उधर डोलते रहे,
वो बीज अंकुरित नहीं हुए क्योंकि उनके ऊपर सेलुलोज का आवरण था। जब ये डोडो पक्षी इस बीज को खाता था तो यह सेलुलोज इस डोडो पक्षी के पेट में पच जाता और जहां कहीं भी जाकर ये सेलुलोज ये डोडो पक्षी उत्सर्जित करता या बीट करता, वहीं ये बीज गिर जाता और आसानी से अंकुरित हो जाता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डोडो पक्षी के नष्ट होने से रूलर के वृक्ष भी नष्ट हो गए, तो ये जैव का जैव के साथ में सीधा संबंधित हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यहाँ सभी प्रकार के जैविक और अजैविक कारकों के मध्य होने वाले संबंध आपको आसानी से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगली बात के ऊपर। हमने सोचा, हमने कहा, हमने बात की, अभी अभी जाना कि सजीवों का उनके आसपास के वातावरण में उपस्थित जितने भी निर्जीव या सजीव घटक है, उनके आपस में संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अर्थात किसी भी सजीव का उसके आवास के साथ में संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा, स्टडी कहलाएगी। अब दोस्तों एक शब्द आता है जिसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोलॉजी से अपन चलते हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारितंत्र बोलने में चाहे पारिस्थितिक तंत्र बोलने में एक ही बात है, पारितंत्र। दोस्तों ये शब्द किसने दिया, इसकी चर्चा भी अपन करते हैं। टेंसले ने, बिल्कुल सही सोचा आपने, टेंसले। टेंशन ले नहीं, टेंशन न ले, टेंसले ने ऐसे कहा था। इकोसिस्टम में पढ़ा के जा रहा हूं, मैं बता के जा रहा हूं, आप टेंशन ना ले। तो इसी से नाम याद रख लोगे, इकोसिस्टम या पारितंत्र की बात किसने की? टेंसले साहब ने की। होता क्या है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। बिल्कुल इजी भाषा में, माइंड पे बिल्कुल डिप्रेशन नहीं लेना, एकदम इजीली समझो कि हमने किसी जीव के आवास के अंतर संबंध का अध्ययन करना है। हमें देखना है एक जीव है, उसके साथ में कोई दूसरा है, उनके बीच में कैसा संबंध है, उस संबंध के बारे में अपने को अध्ययन करना है, वो इकोलॉजी। जहां के जीव और जहां के तंत्र के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो, वो जगह क्या कहलाएगी? पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगी। अर्थात वह जगह जहाँ की हम इकोलॉजी करते हैं, जहाँ का हम अध्ययन करते हैं, वह जगह ही पारितंत्र कहलाती है। राइट? तो हम सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, पारितंत्र का अध्ययन करते हैं, जीवों के आवास का अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, वह जगह पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। प्यारे दोस्तों, यह पारिस्थितिक तंत्र कितना भी छोटा हो सकता है तथा कितना भी बड़ा हो सकता है। पारितंत्र कैसा भी हो सकता है, बहुत विशाल भी हो सकता है, बहुत छोटा सा भी हो सकता है। बात कहूं तो एक पानी की बूंद भी हो सकती है और एक विशाल समुद्र भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने अध्ययन कहाँ का किया। जैसे मैं बात कहूं, आपकी इच्छा हुई या आपने सोचा कि एक गिलास के अंदर उपस्थित पानी में कौन कौन से तत्व मौजूद है, उन तत्वों से उस पानी में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये उनके आपसी संबंध की आप चर्चा कर रहे हो। तो आपने अध्ययन शुरू किया है पानी के गिलास का, उसके भीतर उपस्थित जैविक और जैविक कारकों के संबंध का। तो हम कहेंगे कि आपके द्वारा चुना गया पारितंत्र एक पानी का गिलास है। अब किसी विद्यार्थी ने चुन लिया कि मुझे जयपुर के अंदर, जोटवाड़ा के अंदर क्या क्या कैसा कैसा है, वहां कितनी फैक्ट्रियां लगी हुई है, जोटवाड़ा में लगी हुई फैक्ट्रियों से वहां रहने वाले लोगों पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने वहां जोटवाड़ा के वातावरण का, वहां के लोगों के साथ में संबंध का अध्ययन शुरू किया। तो अब पारिस्थितिकी तंत्र होगा जोटवाड़ा। कई बार मैंने सोचा कि मुझे राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करना है और उस जलवायु से वहां की वनस्पति, वहां में पाए जाने वाले जीव जंतु, वहां रहने वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है,
तो अब मेरे द्वारा चुना गया क्षेत्र है वो राजस्थान है, तो पारितंत्र अब राजस्थान होगा। मैंने एशिया महाद्वीप की बात सोच ली कि एशिया महाद्वीप की जलवायु कैसी रहती है, वहां के लोग उस जलवायु के कारण किस प्रकार के रहते हैं, तो ये भी कैसा उदाहरण होगा, ये भी सीधा सीधा उदाहरण पारितंत्र का ही होगा। तो हमने सोचा कि किस प्रकार या किसी जगह जहां कम या अधिकता के अपन अध्ययन करते हैं वो पारितंत्र है। तो पारितंत्र कितना भी छोटा हो सकता है, पारितंत्र कितना भी विशाल या बड़ा हो सकता है। अब बात आती है कि पारितंत्र के घटक, मतलब वह जगह जहां का अपन अध्ययन कर रहे हैं उस जगह में घटक कौन कौन से हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक की चर्चा हमें करनी है, अजैविक घटक आर्द्रता, नमी, वर्षा आदि की हम चर्चा की थी। हम बात करते हैं यहाँ जैविक घटकों की। तो बात करें जैविक घटक, ओके दोस्तों। हाँ, जैविक घटक हमारे पास में होंगे तीन तरह के, ए बी सी। फर्स्ट होंगे उपभोक्ता, दूसरे होंगे, सॉरी इरेज करता हूं मैं, फर्स्ट होंगे उत्पादक, दूसरे होंगे उपभोक्ता, तीसरे होंगे अपघटक। तीन तरह के पारितंत्र के घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। ठीक है दोस्तों। हाँ, उपभोक्ता कंज्यूमर्स, अपघटक डिकम्पोजर, और उत्पादक प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों उत्पादक में सीधे सीधे वे होंगे जो उत्पादन करते हैं, अर्थात स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं, और ऐसे जीव होते हैं पादप। हाँ, सवाल भी बिल्कुल सही है, पादप। पादप ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो याद रखिए, ग्रीन प्लांट्स ऑलवेज प्रोड्यूस, बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, ये उत्पादक होंगे जो हमेशा भोजन को बनाएंगे। तो यहाँ हम बात किसकी करेंगे, सबसे पहले उत्पादकों की करेंगे। उत्पादक अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं, वो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस द्वारा ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो भोजन के रूप में ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, बिल्कुल C6H12O6 का। कोई कहता है किसकी सहायता से ऐसा करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्लोरोफिल इसमें प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। बनने वाला भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है, और इस ग्लूकोज को, हाँ बिल्कुल वो बाद की बातें, ऑक्सीजन निकलती है, पानी निकलता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। जो भोजन प्रकाश संश्लेषण से बन रहा था उस भोजन को सीधे सीधे उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो बात समझ में आई, उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं, और ये हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, और भोजन खुद बना करके उपभोक्ताओं को भोजन प्रदान करते हैं। अब बात आ जाती है उपभोक्ता या कंज्यूमर। ये कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से जो उपभोक्ता होंगे वो इस प्रकार से होंगे। हम बात करते हैं उपभोक्ता की, और ये जो उपभोक्ता हैं वो उपभोक्ता इस प्रकार से होंगे। पहला मैं उत्पादक को यहां रखता हूं, उत्पादक,
और ये उत्पादक जो हैं वो एक माना कि ये पौधा है और ये पौधा हमारे पास में एक उत्पादक है जिसने अपना भोजन खुद बनाया है, ये वाला पौधा ने अपना भोजन मित्रों खुद बनाया है। ये ठीक है। इस पौधे को या इस पौधे के ऊपर कुछ छोटे छोटे टिड्डे बैठ करके खाते हैं। ये टिड्डे किससे भोजन ले रहे हैं? पौधे से। तो ये टिड्डा क्या बन गया बेटा? उपभोक्ता बन गया, उपभोक्ता। इस टिड्डे को जो खाएगा वो भी उपभोक्ता होगा। सपोज इसको मेंढक खा रहा है, मेंढक को यहाँ सांप खाता है, सांप को यहाँ बाज खाता है। तो ये सब के सब ही उपभोक्ता है जो इस उत्पादक को खा रहे हैं। लेकिन जो सबसे पहला उपभोक्ता होगा वो प्राइमरी उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। इस प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। इसको जो खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता होगा, थर्ड कंज्यूमर होगा। और जो सबसे लास्ट जिसको कोई नहीं खाएगा, बाद में मर ही जाएगा ये, वो शीर्ष उपभोक्ता होगा, शीर्ष उपभोक्ता होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये आती है, अगर माना कि कोई सांप बूढ़ा होकर खुद मरता है और उस सांप को आगे कोई नहीं खाता है, तो यहाँ इस चेन के अंदर शीर्ष उपभोक्ता का नाम कौन होगा? सांप। यहाँ अगर सांप को बाज खा रहा है तो शीर्ष उपभोक्ता बाज। कई बार आपको इसी प्रकार की चेन देख करके ये क्वेश्चन श्योरली पूछा जा सकता है कि इनमें से शीर्ष उपभोक्ता कौन सा है। तो इस चेन में जो आपको अंतिम चरण पर दिखे, टॉप के ऊपर दिखे, उसको टॉप कंज्यूमर या शीर्ष उपभोक्ता का नाम हम दे देंगे। पहली बात समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से उपभोक्ता ऐसे हैं जो शाकाहारी है। तो आप दोस्तों ये जानते हो कि ऐसे जीव जो केवल पेड़ पौधों को ही खाते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे वो? शाकाहारी कहलाएंगे। तो शाकाहारी को कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, टीडा, ये सब के सब किसकी श्रेणी में आएंगे? शाकाहारी की श्रेणी में आएंगे। क्लियर? दूसरा, कौन सा जीव या कौन सा उपभोक्ता यहाँ सर्वाहारी है? सर्वाहारी। मैं इस हाथ से भी लिख रहा हूँ, उस हाथ से भी लिख रहा हूँ, ऑलराउंडर है। कौन सा यहाँ सर्वाहारी है? तो हम कह सकते हैं कि द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। अर्थात सर्वाहारी किसे कहते हैं? कि जो मांस भी खाएं और शाकाहारी भी हों। जैसे मैं बात करूं कि मेंढक को अगर कोई टिड्डा विड्डा कभी नहीं मिलेगा तो वो छोटी छोटी घास की पत्तियां भी खा लेगा। अगर मैं बात करूं कि चूहा, चूहा घास भी कुतर लेता है और चूहे को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मिले उनको भी खा लेता है, तो चूहा कैसा होगा? सर्वाहारी होगा। मैं बात करूं कैट, बिल्ली, बिल्ली चूहे को भी खा जाती है तो मांसाहारी होगी, और कई बार रोटियां भी खा लेती है तो कैसी होगी? शाकाहारी होगी। तो इस श्रेणी में इसको आप सर्वाहारी कहेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कुत्ता, ये भी सर्वाहारी होगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे जीव जो शाकाहारी नहीं हो सकते वो होंगे। तो हमें पूछा जाए कि कौन से जीव शीर्ष उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं या मांसाहारी है। तो पूछे कि पेन के अंदर कौन मांसाहारी है, तो हम कहेंगे साहब शीर्ष उपभोक्ता मांसाहारी ही होगा। 100% श्योर। अपवाद स्वरूप बात अलग है, बाकी 100% श्योर शीर्ष उपभोक्ता मांसाहारी ही होता है। क्या दोस्तों ये बात समझ में आई आपको?
यहाँ हम आज के सेशन के अंतिम पड़ाव में है और अंतिम पड़ाव में अब तक की कुछ बातों के अपन रिवीजन कर लेते हैं। कुछ मैं आपसे 5 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछता हूं जहां से आपको यह कंफर्म हो कि आज का सेशन आपके कितना प्रतिशत समझ में आया। पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है दोस्तों, वर्तमान समय में सरसों का उत्पादन कम हो रहा है, अपेक्षाकृत पहले के संभावित कारण है। क्वेश्चन है संभावित कारण है। ऑप्शन दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को। सेव के साथ संबंध का। दूसरा कारण है जैव का अजैव के साथ संबंध का। तीसरा होगा अजैव का अजैव के साथ संबंध का। और पांचवा होगा अजैव के, चौथा होगा अजैव का जैव के साथ संबंध का। बताओ भैया, सोचो कौन सा ऑप्शन होगा। 5 सेकंड का समय है, विचार कीजिएगा, मन में आंसर आ जाना चाहिए। ओके, जिसका जो आंसर आया हो अब अपने आप को चेक करें। देखो भाई, जैव के साथ संबंध इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कैसे बात करते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, वर्तमान समय में किसानों द्वारा फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए बहुत सारे पीड़कनाशक या कीटनाशकों का या कुछ पॉइजन जिनको बोल सकते हैं का उपयोग किया जा रहा है बहुतायत मात्रा में। ये बहुतायत मात्रा में इसका स्प्रे किया जाता है और उस स्प्रे का नतीजा ये होता है कि जैसे ही स्प्रे करेंगे, ऊपर से या बाहर से आने वाली फूलों के मकरंद ले जाने वाली जो मधुमक्खियां हैं वो उस पीड़कनाशी कीटनाशी के चपेट में आने से मर जाएगी। आपको ये ज्ञात होगा या जानते होंगे कि सरसों के फूल उभयलिंगी होते हैं, जिन्हें परागण की आवश्यकता होती है। उनके मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना जरूरी होता है और वो कार्य मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। मधुमक्खियों को आपने मार डाला तो सरसों के उत्पादन में कमी हुई। किसका किसके साथ संबंध, स्प्रे किसने किया, तो हम कहेंगे जैव ने। मरे कौन या उत्पादन किसका घटा, तो जैव का। तो जैव के साथ संबंध, पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं दोस्तों आपके साथ में। क्वेश्चन ये है आपके पास, कौन सा सजीव प्राथमिक उपभोक्ता की सदस्यता अधिक रखता है, अधिक रखता है। ऑप्शन आपके पास में ABCD, बताओ कौन सा सही है। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं लिखा गया, चलो लिख देते हैं। पादप, सूक्ष्म जीव, तितली, कछुआ, कौन सा होगा, सोचो, 3 सेकंड का टाइम। यस, जिसको आंसर आना था उसने मन में विचार कर लिया। तो देखो भैया, पादप होते हैं वो उत्पादक होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सूक्ष्म जीव होते हैं
वो पादपों को खाएं, ये कोई जरूरी नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जो मरे हुए जीवों को भी खाएं। हो सकता है वो किसी शरीर पर रहकर परजीवी के रूप में भी हो। तो अधिक सदस्यता का कारण तो ये नहीं हो सकता ना। कछुआ भी अधिक सदस्यता का कारण नहीं हो सकता। जल में सूक्ष्म जीवों को ये भोज्य के रूप में खाता है या इनका खान करता है। यहाँ आपके पास में सदस्यता अधिक रखने की जो कम संभावना है या कोशिश करता है वो होता है तितली, क्योंकि जितनी भी बटरफ्लाईज हैं वो पादपों की पत्तियों से अपना रस चूस फूलों से रस चूसती हैं और अपना जीवन निर्वाह करती हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता का अगर अधिक सदस्यता का कोई वैल्यू रखता है तो दोस्तों कौन होगा? तितली होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन है, क्या कोई शीर्ष उपभोक्ता कभी भी प्राथमिक, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं इसको ताकि आपको और भी इस क्वेश्चन में मजा आए। यहां से आगे इसको मैं चेंज कर देता हूं। क्या कोई शीर्ष उपभोक्ता निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता की सदस्यता रखता है या हो सकता है? ऑप्शन डी, कभी नहीं, हाँ कभी, हमेशा, अज्ञात। क्या चुनेंगे? सोचो 3 सेकंड के अंदर। 2, 3, सोचो। देखो, शीर्ष उपभोक्ता वो होता है जो या जिसका बाद में कोई भी खाना नहीं खाए वो अंतिम रूप से मरे। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है या कभी नहीं हो सकता? तो सोचो, एक ये पौधा है और इस पौधे को एक तितली ने खाया। तितली बुढ़ापे में गई और मर गई। तो तितली को आप क्या कहोगे? तो हम कहेंगे तितली प्राथमिक उपभोक्ता भी थी और तितली शीर्ष उपभोक्ता भी थी। क्या ये कहना असंभव थोड़ी होगा? तो ये कभी नहीं का ऑप्शन हमारे पास में नहीं हो सकता। दूसरा, हाँ कभी कभी, तो इसके ऊपर चर्चा बाद में करते हैं। अपन पहले देखते हैं हमेशा। तो हमेशा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने शेर देखा था। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो यहाँ ऑप्शन ही गलत हो जाएगा फिर। तो शेर भी ऑप्शन नहीं होगा। अज्ञात वाले के ऊपर भी चर्चा नहीं कर सकते। हाँ कभी कभी, क्योंकि हो सकता है तितली को कोई ना खाए, हो सकता है बकरी को कोई लेकर ही नहीं जाए, ईद पे उसका बुलावा ही नहीं आए, घर पे ही वो बुढ़ापे में प्रवेश कर जाए। तो प्राथमिक उपभोक्ता ही शीर्ष उपभोक्ता की श्रेणी में भी अपना अहम मुद्दा रख सकता है, अपना वोट रख सकता है। वो कह सकता है कि मैं जिंदाबाद होकर प्रवेश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक अंतिम क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आज के सेशन से हम विदा लेते हैं। अंतिम यही है कि निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? अजैविक घटक की हमें पहचान करनी है दोस्तों। और अजैविक घटक में बात कर लेते हैं अपन शैवाल की, अपन बात कर लेते हैं हरित लवक की, हम बात कर लेते हैं गाय की, हम बात कर लेते हैं कुल्हाड़ी की। बोले सर ये ऑप्शन तो आपने दिखाए ही नहीं थे, कहाँ से आ गए? बताओ भैया, सोचो। ऐसा अटपटा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन माना कि आ जाए तो आपके कपाट कैसे खुले, मस्तिष्क की खिड़कियां या दरवाजों को कैसे खोलोगे आप? है ये कंपटीशन परीक्षाएं हैं या कैसा भी पूछा जा सकता है? 2-4 क्वेश्चन ऐसे उल्टे सीधे देते हैं जहां मानसिक तनाव पैदा हो।
ठीक है। तो अगर यहाँ हम चर्चा करेंगे तो देखो शैवाल जैविक घटक है, सजीव है। हरित लवक जैविक घटक है, क्योंकि पादपों में पत्तियों में पाए जाने वाला एक लवक होता है, जिसके कारण किसी भी पादप का रंग प्रभावित होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। गाय जैविक कारक है, जो किसी को प्रभावित कर सकती है, हो सकता है तुम्हारे पेट में सींग मार दे, तुम मर जाओ, ऐसा ना हो। लास्ट में है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी क्या होगा? अजैविक कारक होगा, एबायोटिक, एक निर्जीव फैक्टर होगा, अलाइव फैक्टर होगा। दोस्तों अगली चर्चा में हम पारितंत्र के अंदर खाद्य श्रृंखला, खाद्य चैन, फूड वेब, ऊर्जा स्तर आदि के बारे में, पिरामिड्स के बारे में, बहुत सारे प्रदूषण के बारे में आदि की चर्चा करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे क्वेश्चन आएंगे, हरित गृह प्रभाव से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बहुत गहराई के साथ में अपना चर्चाएं करने वाले हैं। इसी के साथ आज के इस सेशन से मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक रिक्वेस्ट ये जरूर करता हूं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दबा के करें, मेरा मोटिवेशन इतना बढ़ाएं, मुझे इतना प्रोत्साहित कर दें कि मुझे ये लगे कि चाहने वालों की कमी नहीं है, और अगला सेशन इससे भी बेहतरीन तरीके से और अच्छी उम्मीद के साथ में मैं आपको दे पाऊं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।